नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। प्रोग्राम में आज चर्चा होगी ट्रंप टैरिफ की। दरअसल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं सबसे ज़्यादा भारत पर है। 50% तक उन्होंने टैरिफ लगाया है। 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी, कुल मिला के 50% टैरिफ। अब टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इस कदम से खुद अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया। भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा ये तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो सोच के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ये 50% टैरिफ लगाया था उसका सबसे विपरीत असर तो खुद अमेरिका पर ही पड़ रहा है। वहाँ के इकोनॉमिस्ट, वहाँ के जो बड़े बड़े जो थिंक टैंक है वही कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये टैरिफ की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इस टैरिफ का निश्चित तौर पर ये एक भारत के लिए कि ये विपरीत सिचुएशन तो है, लेकिन भारत हमेशा ऐसी विपरीत परिस्थितियों से ही निकलकर सामने आता है, तो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है। तो इस पूरी वैश्विक परिस्थिति पर आगे क्या स्थितियां होने वाली हैं, भारत कैसे इससे उभरेगा, खुद डोनाल्ड ट्रंप क्या और गड्ढे में चले जाएंगे, वो पूरा अपना कार्यकाल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और वो जो भारत ने जो डिप्लोमेटिक जो संबंध बनाने शुरू किए हैं उनका कितना असर पड़ेगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमेशा से ही हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी लोग इसी चर्चा चारों तरफ है ट्रंप टैरिफ की कि क्या वास्तव में भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी या भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी तो खुशखबरी ये है कि जीडीपी जो है बढ़िया ट्रैक पे चल रही है, भारत की इकोनॉमी भी टॉप पे चल रही है। अब सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे, क्योंकि आचार्य जी ने इस पूरे ट्रंप टैरिफ को लेकर, वैश्विक संबंधों को लेकर एक स्टडी की है और उस शोध के आधार पर उनकी क्या फाइंडिंग है वो भी आपके सामने बताएंगे। तो लेकिन सबसे पहले आचार्य जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रंप की जो टैरिफ जो पॉलिसी है, इसको टैरिफ टेरर भी कह सकते हैं, क्या ट्रंप इसमें सफल होते नजर आएंगे या भारत इससे उभर जाएगा? इसमें यदि हम वैश्विक परिदृश्य में ट्रंप की बात करें और एक दुनिया में अमेरिका के दबदबे की बात करें और भारत की एक दीनहीनता की यदि हम बात करें, तो इन सब स्थितियों में अब समय, जैसे मैं पहले भी वीडियो बहुत सारे बनाए हैं कि अब आने वाला समय सतयुग का समय है, वो भारत के परचम लहराने का समय है, सनातन संस्कृति का अब समय है। तो उन सब बातों को यदि हम देखते हैं तो अमेरिका की स्थिति अब लगातार खराब होगी, क्योंकि कहा जाता है जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मती पहले हर लेही। तो ऐसा ही है, अमेरिका ने अभी तक पूरी दुनिया में एक जो दादागिरी बनाई 120 साल तक का इतिहास रहा, और अब राहु की महादशा वापस शुरू हुई है। तो राहु की जो महादशा है अब 120 साल अमेरिका के बहुत बेहतर नहीं है, और इसीलिए इस तरीके के वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, और आने के बाद उन्होंने जिस तरह से एकदम नेगेटिव निर्णय लेने शुरू किए, और उस नेगेटिव निर्णय लेने में भी ये ट्रंप की राशि वृश्चिक बनती है और अभी गुरु की महादशा है, और 2024 से 27 तक शुक्र का उसमें अंतर चल रहा है। तो ये जो शुक्र का अंतर चल रहा है, एक तो इनके जो महिलाओं वाले वाद विवाद थे, एक तो वो सामने आएंगे, और दूसरा शुक्र की इनकी स्थिति 12वें स्थान पर है, तो राइट ब्रेन में भी इनको बड़ी एक प्रॉब्लम आएगी और मानसिक रूप से ही बहुत बेहतर स्थिति में नहीं आएंगे। तो ये सब बातें अब इनकी धीरे धीरे खुलना शुरू होंगी, और उसके बाद फिर परिदृश्य बदलेगा। और जो ये टैरिफ वगैरह की बातें कर रहे हैं, इसका असर मैंने पहले भी कहा है भारत के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था कि जितना ट्रैफिक ये लगाएगा, टैरिफ जो लगा रहा है, इस देश पर जितने भी दुनिया ने प्रतिबंध लगाए, ये देश उतनी ही तरीके से आगे उभर के सामने आए। संघ पर कांग्रेस ने लगाया, संघ उभर कर वापस सामने आए। इस देश पर अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पे इन्होंने जब परमाणु परीक्षण किया था, फिर हम भारत दुनिया में एक अलग शक्ति के रूप में बना। अंग्रेजों ने जितना दबाया, भारत को जितना लूटा, भारत वापस सोने की चिड़िया बन गया। आज ब्रिटेन सब कुछ लूट के लेने के बाद भी भिखारी की पोजीशन पर है। जितने मुगल आए सब लूट कर ले गए, सब कंगाली की पोजीशन पर है, कोई खाना नहीं है किसी का, कुछ नहीं, सब आज भारत पर निर्भर है। तो इस देश को जब जिसने लूटा है
तब तक उनकी दुर्गति सुनिश्चित हुई है, चाहे वो चीन हो। रूस की स्थिति भी है। एक समय में रूस ने भारत के 17 राज्यों को, जिस तरीके से वो एक संघ था, सोवियत संघ था, कई राज्यों को मिला हुआ, तो उनकी कोशिश थी कि भाषाई आधार पे भारत को 17 भाषाओं में डिवाइड करके और एक संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी भी घोषणा की जाए। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उसका एक बड़ा कारण रही। तो अल्टीमेट यही हुआ कि खुद के 17 टुकड़े हो गए और भारत आज के आज भारत बना हुआ है। तो सोवियत संघ टूट गया, अब वो अलग स्थिति में रूस के रूप में आया, भारत का आज दोस्त है, लेकिन उसने हमारे खिलाफ बोला, आज खुद नष्ट हुआ। तो ये मैं परिदृश्य इसलिए बता रहा हूँ, भारत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से जिस देश ने नेगेटिव रोल अपनाया, वो आज भुखमरी की पोजीशन पर है। पाकिस्तान को भी इसलिए बनाया था कि भारत भूखों मर जाएगा, पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लेगा। स्थिति आई, पाकिस्तान खुद भूखों मर रहा है और भारत आज वर्ल्ड में नाम का रोशन। मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी कि वो एक समय में वो नारा बना था, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, चूर चूर हो जाए, आज दिख रहा है क्लियर। क्योंकि जिस तरीके की आप जो बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि टैरिफ लगा तो दिए ट्रंप ने, और जो शुक्र की आप जो बात कर रहे हैं कि मेंटली थोड़ा सा, तो वो मेंटली डिस्टर्ब उनके तो सबूत सामने आने लगे। वो जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जिस तरीके के वो स्टेटमेंट देते हैं, इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बाद भी उनको लोग अब गंभीरता से नहीं ले रहे। तो वो जो आप शुक्र और 12वें स्थान की बात कर रहे हैं, मेंटली उसकी बात कर रहे हैं। मेरा तो इसमें 2 रीडिंग है ना, एक तो ज्योतिष की दृष्टि से भी ये ऐसा होता है, और दूसरा मेरे साइकोलॉजी में खुद मैंने पढ़ाई की है, काउंसलिंग साइकोलॉजी का मैं सारे काम करता हूँ। उसकी हरकतें देख के समझ में आता है कि ये लोग मेंटल लेवल पर बहुत अच्छे नहीं है। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन इनको मालूम पड़ जाएगा कि मानसिक धरातल पर कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहे हैं। हाँ नहीं, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट तो ऐसे ही है कि जो अनबैलेंस जो आदमी रहता है ना, अब जैसे उन्होंने कहा कि भारत पाक के संघर्ष विराम को लेकर 24 बार कह रहे हैं साहब मैंने संघर्ष विराम करा है। जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे तब कह रहे थे कि मैं 3 दिन के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर दूंगा, लेकिन ना उनका यूक्रेन सुन रहा, ना उनके दुनिया के कोई देश सुन रहे, ये अकेले बोले चले जा रहे हैं। इस धरती पर 3 नेता ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ना इनकी कोई सुन रहा। भारत में राहुल गांधी, ये भी इनने जो कह दिया साहब हम सही है, माने हम सही है, ये भी नहीं देख रहे कि हम जो बोल रहे हैं उससे जनता सहमत है कि नहीं। और ऐसे ही यूक्रेन का वो कॉमेडियन राष्ट्रपति, तो ये उसी एक ही कैटेगरी के हैं। अब एक सवाल ये है आचार्य जी कि ये देखिए चुनौतियां तो बहुत कठिन है, और आपने जैसा कि कहा कि भारत इससे उभरेगा, तो वास्तव में क्या भारत उतनी ताकत से उभर जाएगा और भारत एक नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा? भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी, जिस तरीके के अभी प्रयास शुरू हुए हैं, क्या वास्तव में अब भारत का अच्छा समय आने वाला है? देखो, पहले ही मैंने इसकी वीडियो तैयार की है कि भारत की इकोनॉमी कहीं से कमजोर नहीं होगी। अभी 2-3 दिन पहले ही एक आई रिपोर्ट, उसमें अमेरिका 2% पे 2.5% पे शायद, और चीन 4% पे, भारत 7% जो ऊपर है। तो अभी एकदम जब विपरीत परिस्थिति हो, टैरिफ लग रहे हों, और उसके बाद आपकी स्थिति में इतनी तेजी से सुधार आ जाए, तो ये संकेत भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर है। और इस समय में भारत की विशेष रूप से राजनीतिक व्यवस्था कहें, ग्रहों की व्यवस्था कहें, उन सब के अनुसार भारत अभी इतनी मजबूत स्थिति में है कि आने वाले 2-3 साल में वो पूरी दुनिया को बहुत नीचे लेके आ जाएगा। भारत काफ़ी अच्छे लेवल पर, यदि हम बात करें 2029 की, तो 29 में भारत की टक्कर पर पूरी दुनिया में कोई देश नहीं होगा। अच्छा, ये स्थिति बनती है। और 2032 तक तो परिस्थिति यही है कि भारत की सनातन जो संस्कृति है, इसको पूरी दुनिया के सभी धर्म स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आने वाला समय है जब सत्य का समय होगा। जैसे पंचकोशों की वो है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा मन होता है फिर प्राण बनने शुरू होते हैं, प्राण बनते हैं फिर ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब ज्ञान अच्छा हो जाता है तब फिर आनंद की अनुभूति होती है। तो अब जो समय है ज्ञान का समय है, विज्ञान का समय है। और जब सब लोग देखेंगे कि भारत कितना गुलाम रहा, कितना संघर्ष किया, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे वेपन्स बना दिए और फिर भी शांति की बात कर रहा है, तब फिर लोगों को समझ में आएगा इस संस्कृति में कुछ तो है। आज ही भारतीय संस्कृति की तरफ पूरी दुनिया के लोगों का जबरदस्त रुझान है। एक समय था जब मुस्लिमों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। पॉपुलेशन बढ़ना मीन्स धर्म में लोग कन्वर्ट होते थे, ये करवा ले जाते थे। लेकिन आज पॉपुलेशन पैदा हो रहा है, बच्चे उससे बढ़ रही है, एक अलग बात है, लेकिन उनके धर्म में कोई अभी नहीं जा रहा है। ईसाई कोई नहीं बन रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक अलग बात है, कोई 1 नंबर 1 का धर्म बना हुआ है। ठीक है, पर भारत में लोग स्वीकार कर रहे हैं भारतीयता को, भारतीयता के धर्म को, सनातन धर्म को।
तो ये एक बड़ी जो बात है, ये आने वाले समय में बहुत विकराल रूप धारण करेगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया सनातनी बनेगी, सनातन को स्वीकार करेगी। उसका एक कारण ये भी लगता है आचार्य जी कि हमारा जो धर्म है, हम विश्व वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और ये जो चाहे वो ईसा हो चाहे मूसा हो, ये अपनी बात करते हैं और अपने ही विस्तार करते हैं, जबकि हम इसमें विस्तार में नहीं पढ़ते। लेकिन लोग खुद यहाँ के सनातन के संस्कार से प्रभावित होकर लोग इस संस्कृति को अपनाते हैं। आचार्य जी, अभी जैसे ट्रंप की जो बात आप कर रहे हैं, ट्रंप का विरोध तो अमेरिका में ही शुरू हो गया। इवन वहाँ की कोर्ट ने इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया कि आपने जो टैरिफ लगाए ये आपको अधिकार ही नहीं था लगाने का, और अभी उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। तो शायद अक्टूबर तक फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से यदि ये करवा पाए तो है। तो ऐसा कुछ नजर आता है कि वो देखो, मुझे बड़ी माले कहने में थोड़ा संकोच तो है, लेकिन स्थिति ये बनती है कि अमेरिका की बहुत बेहतर पोजीशन नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहेंगे। और आने वाले समय में यदि इनका मेडिकल टेस्ट हुआ, क्योंकि मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये ट्रंप पूरा कार्यकाल नहीं करेंगे। अच्छा, अमेरिका को दूसरा राष्ट्रपति चुनने की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए, और इनके रहते अमेरिका की तरक्की संभव नहीं है। और ये जब तक रहेंगे लगातार उसको डुबोते रहेंगे और इतना रायता फैला देंगे कि पूरी दुनिया या अमेरिका के लोग उसको समेट नहीं पाएंगे। तो फिर वहाँ के लोगों का मनोरंजन कौन करेगा? मनोरंजन भी दूसरे आएंगे। तो अब तो समय ऐसा आने वाला है कि युद्ध आएगा तो मनोरंजन तो अपने आप होगा। तो ऐसी स्थितियाँ बनने वाली हैं। अच्छा, एक बात आचार्य जी, ट्रंप के टैरिफ के बाद से जो भारत ने तेजी दिखाई, मतलब डिप्लोमेटिक इन्होंने तो टैरिफ लगाया, लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से जो पॉलिसी भारत ने जो अपनाई है, जो विश्व के अनेक बड़े देशों से भारत ने संपर्क किया और उसका असर दिखा। रशिया, इवन चाइना से जिससे हम नहीं जाते थे, लेकिन आज जब भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग से मिले तो दोनों की गर्मजोशी देखने ही बनती थी, एक अलग ही बात थी, और बहुत से मुद्दे पर दोनों एक आ गए। तो क्या इन संबंधों में कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं क्या आपको? देखो, इसमें नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखना पड़ेगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नरेंद्र मोदी को मनुष्य मानना एक लोगों की कल्पना भर है। वो अदृश्य शक्तियों का व्यक्ति है और उन्होंने जितने भी प्रयास किए सारे प्रयास उनके सफल रहे, और जितने भी शत्रु हैं उन्होंने शत्रुओं का कभी विरोध नहीं किया और शत्रु अपने आप नष्ट हो गए। आज शी जिनपिंग इतने नाटक करते थे, आज शी जिनपिंग पगलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, जबकि शुरू में बहुत नाटक किए। पहला दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाया दुनिया में, मोदी ने। तो मोदी जी का एक व्यक्तित्व है, जबकि दूसरे लोग, ट्रंप यदि बोल दे कि रात भर खड़े रहना तो पूरे देश एक लाइन लगा रात भर खड़े रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ये स्थिति बनती है। और आज यदि हम संबंध की बात करें, अच्छा एक बस टोक रहा हूँ, ये दावा भी भारत के लोगों ने नहीं, ये जर्मन के अखबार ने किया। अच्छा, कि 4 बार फोन किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, फोन पिक नहीं किया। भारत के लोग कहते तो विपक्ष उनके ऊपर चढ़ जाता अभी। हाँ, कौन सा या नंबर बताओ। हाँ, तो ये दावा भी जर्मन की एक फोन नंबर बताओ, वो वाला फोन बताओ, सेट जिस पे बात हुई थी जी, कौन सी कंपनी का था, कितने का खरीदा था, ये उस पर उतारे जाते। ये बात तो सही है। तो यदि हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी के साथ देश की कुंडली की बात करें, तो पहला देश ऐसा है जिसकी कुंडली और जिसके राष्ट्राध्यक्ष, जिसके प्रधानमंत्री की कुंडली एक साथ मैच खाती है, और वही उस दुनिया की तरफ आगे बढ़ाएगा। वही व्यक्ति है जिसकी सनातन से कुंडली मैच करती है। मतलब आज यदि हम नरेंद्र मोदी की कुंडली की तुलना करने जाएं, भारत के साथ कॉम्बिनेशन बिठाएं, नंबर बनाता है। सनातन के साथ बिठाएं, वो व्यक्ति नंबर बनाता है। पूरी दुनिया के नेता की बात बिठाएं तो वो नंबर बनाता है। मेरी भविष्यवाणी देखना, आने वाले समय में ये चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले, नोबेल शांति पुरस्कार पूरी दुनिया मोदी को ही देगी। चाहे आज दे या कल दे या कितने दिन बाद दे, अल्टीमेट नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिलने वाला है। तो ये स्थिति आने वाले समय में घटित होगी और पूरी दुनिया भारत के हर चीज को स्वीकार करेगी, और भारत जैसा कहेगा पूरी दुनिया वैसा ही करेगी। तो आने वाला जो समय है वो वैसा ही होने वाला है, लेकिन उसके लिए विध्वंस की आवश्यकता एक बार जरूर है। जो नकारात्मक मानसिकता के लोग हैं, इनका नष्ट होना भी आवश्यक है। जो कुदरत ने तय किया हुआ है, वो कुदरत इन सबको अलग करके और फिर नई व्यवस्थाएं देगी, तो उसमें भारत का परचम जरूर लगाएगी। अच्छा, इन सब चीज़ों में एक चीज़ अपने को जरूर समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर जो टैरिफ को लेकर इतनी बात हो रही है, उसमें महत्वपूर्ण बात है कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास का ट्रेड होती है भारत और अमेरिका के बीच। उसमें 80 लाख करोड़ बिलियन डॉलर का ऐसा है कि जो इस टैरिफ से दूर है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, उस पर अमेरिका ने नहीं लगाया।
ये जो हमारे मोबाइल और जो टेक्नोलॉजी की जो चीज़ बन रही है उस पर उसने नहीं लगाया, तो करीब 80% जो अभी भी बचा हुआ है। तो भारत पर वैसे ही देखो तो 40% से ज़्यादा असर तो वैसे ही नहीं, मतलब भारत की केवल 40% चीज़ों पर ये टैक्स एप्लीकेबल हो पा रहा है, जिसमें कपड़ा है, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, ये ज़्यादा उसमें इसमें देखो टेक्सटाइल के ऊपर इन आज की जो परिवेश है, आज की परिस्थिति में हमारे बच्चे गेम खेल लेते हैं उतने पैसे के जितने की बात कर रहे हैं। आज हमारे शादी विवाह में इतना खर्चा हो जाता है, लाखों 2-2 लाख करोड़ रुपए यदि शादी का खर्च निकाले तो निकल आता है। तो आज हमारी आर्थिक स्थिति एक अलग किस्म की है, अभी किसी के आगे झुकने वाली स्थिति नहीं है। बिल्कुल। और आज यदि मोदी भी घोषणा कर दे कि मुझे इतने रुपए चाहिए भारत के युद्ध लड़ने के लिए, तो अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी कि डॉलर को जगह नहीं मिलेगी, कहाँ छिपाया जाएगा ये स्थिति बन जाएगी। अभी वो परिदृश्य आया नहीं है, लेकिन वो आने वाले समय में वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी बताऊं 2027 के बाद ये स्थिति होने वाली है। अच्छा। और एक चीज़ और बात आपने बहुत अच्छी की कि शादी विवाह में भारत के लोग खर्च कर देते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी रकम महिलाओं के पल्लू मिल जाती मतलब आप कल्पना कीजिए कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, लेकिन भारत एक अलग नए रूप में उभरा। और जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस टैरिफ के बाद भारत का एक नया उदय देखने को मिलेगा और भारत एक नई ग्रोइंग की तरफ बढ़ेगा। ऐसे कुछ भी संकेत नहीं, ये संकेत पूरा ही है। भारत की जो व्यवस्था है, मतलब सनातन की जो व्यवस्था है, वो एक अलग किस्म की व्यवस्था है। यहाँ हर चीज को बचाया जाता है, व्रत करते हैं, अन्न बचता है, पैसे को बचाने की व्यवस्था होती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी व्यवस्था होती है। मतलब हम हर क्षेत्र में अपने अपने लेवल पर हर घर काम करता है। वो ये बात एक अलग है कि जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जो संस्कृति उसको एक्सेप्ट नहीं करके आपस में लड़ाने का काम करते हैं, जातियों में बांटवाने का काम करते हैं। यही काम मुगलों ने किया, सवर्णों की भर्ती करा ली और छोटे लोगों को उनसे पिटाई कराना शुरू कर दी। जनरल डायर था, जलियांवाला बाग था, मारने वाले कौन थे? हिंदू थे मारने वाले उनको। जनरल डायर ने आदेश दे दी, हिंदुओं को गोली चला दी। मतलब हम इकट्ठे नहीं हो पाए, इसलिए हम गुलाम बने रहे। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारा एकत्रित नहीं होना हमारी गुलामी का बहुत बड़ा कारण बना। और आज हम जैसे जैसे एकत्रित होते जा रहे हैं, बाकी आज कांग्रेस मैदान में थी, अब साफ हो चुकी, क्योंकि एकत्रीकरण हुआ जी। और जब आप इकट्ठे हुए तो ये सब चीजें सामने आना शुरू हुई। कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ पाए। पूरी दुनिया में आज हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे हमारे वैज्ञानिक हैं। अब नए हम अच्छे वेपन्स तैयार कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी, जो आपने जिक्र छेड़ा वेपन्स का, ये भी इसकी पीछे एक बहुत बड़ा, ये टैरिफ लगाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो भारत ने अमेरिका के एटॉमिक पावर को निशाना बनाया, उससे अमेरिका घबराया हुआ है। वो 20 मिनट का जो युद्ध था उसमें चीन घबरा गया। आज शी जिनपिंग हार क्या घुटने क्यों टेक रहा है? हाँ। उसने देख लिया 20 मिनट में उसकी खुद की भी मिसाइलें थी जी, जो उसने भारत पे दा गई थी। टर्की के ड्रोन्स थे जिनके तो इन्होंने मिसाइल निकाली, और अमेरिका की पूरी इंटरनल उनके पास वो थी खुफिया एजेंसी, सब उसको पल पल की जानकारी दे रहे थे पाकिस्तान को। इसके बावजूद 20 मिनट में उसकी ये दुर्गति कर देना कि वो भीख मांगने की पोजीशन पर आ गया। यदि वो युद्ध 5 दिन चल जाता तो पाकिस्तान को तो नामो निशान नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। लेकिन भारत की जो गृह योग है, प्रधानमंत्री की जो मंशा है, वो किसी को नष्ट करने की नहीं है। हमारे देश किसी पर लड़ाई झगड़े के लिए हम नहीं आते हैं, प्रतिवाद करने में हम लोग आ जाते हैं और उस मामले में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारा काम किया, लेकिन आने वाले समय में जब भी स्थिति बनेगी तो भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, लोग सोच नहीं पाएंगे। और इसी कारण से भारत का अब दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। आज जैसी टैरिफ लगाया, इतने सारे छोटे छोटे देश भारत के साथ आ गए। अमेरिका ये सोच के पागल हो गया कि मैंने इतना उटपटांग काम, वहीं के लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रंप ने करके डाला। नहीं, इसमें ये जो छोटे छोटे देशों की आप जो जिक्र कर रहे हैं, इसमें आप देखिए जो ब्रिक्स जो देश है, अब दुनिया की पूरी इकोनॉमी में ब्रिक्स देशों का 75% योगदान है। और ये जो अमेरिका, ग्रुप 7 और ये यूरोपियन यूनियन है, ये बाकी 25% में सिमट गए। और वो जो ब्रिक्स जो देश हैं, उसमें भारत की नजदीकी, भारत पर भरोसा उन देशों का भरोसा नहीं। मैंने तो अभी वीडियो बनाया, ये भी गारंटेड है कि जितने नेटो देश हैं आधे टूट के ब्रिक्स में शामिल होने वाले हैं। आने वाले समय में जो अभी नेटो का प्रभाव है वो ब्रिक्स का प्रभाव होगा, नेटो टूट के भारत में मिलेगा। तो फ्रांस वगैरह अभी इनके साथ दिख रहे हैं, ये आने वाले समय ब्रिक्स के साथ आने वाले हैं। तो ये संकेत भी इस ग्रहयोग बहुत स्पष्ट देते हैं।
अच्छा। कि भारत का जिस तरह से वो भारत जो जम्बूद्वीप कभी हुआ करता था, भारत वही जम्बूद्वीप आने वाले समय में बनने वाला है। ये स्थिति अभी आप देखें कि भूमिका सब ऐसी होती जा रही है और सब इकट्ठे होते जाएंगे और आने वाले समय में सब भारत का सपोर्ट करेंगे। उसी बेस पर मैंने कहा जो चीन के 5 टुकड़े होंगे उसी बेस पर होंगे। अच्छा, तो ये जो समय चल रहा है ये अभी अखंड भारत का एक समय चल रहा है जो धीरे धीरे सारी चीजें मिलती जाएंगी और एक अखंड भारत का निर्माण होगा। एक चीज और आचार्य जी, क्योंकि आप बड़े छोटे छोटे बड़े गूढ़ रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, अमेरिका ने जो भारत के ऊपर, एक तो अमेरिका, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अमेरिका जो दादागिरी मचा था पूरी दुनिया में, अब वो दादागिरी मचा पाएगा क्या? क्योंकि ये इस स्तर पर आ गया है कि टैरिफ करो तो हमसे पूछ के करो। भारत रशिया के साथ आ रहा है तो नहीं, वहाँ बताइए आप। तेल किसी से खरीद रहा तो आप वहाँ मत पाइए। अरे आप अपना काम करिए, कोई दूसरे 2 देशों के बीच कोई डील हो रही है तो आप उसमें क्यों जा रहे हैं? तो ये जो इसकी दखलंदाजी है, हर कंट्री में अपनी दखलंदाजी करना, ये इसके लिए कितनी घातक होगी, क्योंकि इसने एक तीर से कई कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारी है। आपने टैरिफ लगाया लेकिन कई देशों पे लगा दिया आपने। भाई हो सकता है भारत से आपका कुछ चल रहा हो, लेकिन ये तो दादागिरी पूरी दुनिया पे मचा रहा है। ये वैसे एक तरीके से ये जो लक्षण होता है, जैसे एक कहें कोई पहलवान है, वो अपने क्षेत्र में पहलवानी मचा रहा है। जब पहलवान बुढ़ा होने लगता है तो वो दूसरे लोगों को लड़ाने का काम करता है, क्योंकि उसकी शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो लोग उसको भी गाली बकने लग जाते हैं, लोग उसको भी छेड़ना शुरू कर देते हैं, तो पहलवान की दुर्गति होती है। फिर क्या करता है, वो आपस में लड़ाने का काम करता है, अपनी वो पुराने वाले उसको दिखा के कि मैं ऐसा था और ऐसा है और मैं ऐसा कर दूंगा। अब शक्ति तो बची नहीं, लेकिन बोलने में जवान कंट्रोल नहीं हो पाती। तो सेम स्थिति है अमेरिका की। 120 साल इसने पूरी दुनिया को अपनी धमकी दे दी, अभी हो चुके हैं बूढ़े और अभी किसी भी काम के नहीं है, सिर्फ इन धमकियों से ही काम चलाएंगे। और फिर जब स्थिति आती, कोई एक आध व्यक्ति आएगा जब एक आध बार इनकी पिटाई कर देगा, और मुझे दिखता है उसके लिए वो नॉर्थ कोरिया का छोटा सा बालक वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा, एक चीज वैसे और इसमें कि ये जो तेल की जो बात जो आ रही है, रशिया से जो भारत का जो बार बार जो लग रहा है कि सस्ता तेल खरीद लिया और अमेरिका को सबसे ज़्यादा छड़ इससे छूटी, इसका एक बड़ा मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ी एक अच्छी जानकारी आई थी कि भारत ने रशिया से तेल खरीद के भारत को तो ठीक है बचाया, दुनिया की इकोनॉमी ग्रूम कर दी इसमें। जो दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो देशों को उस लेवल पे मिल गया और अमेरिका के उससे बच गई पूरी दुनिया। तो विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि इस जो भारत से रशिया के बीच जो तेल व्यापार जो हो रहा है, रशिया ने तो और कम कीमत पर देना शुरू कर दिया। तो दुनिया की इकोनॉमी बचा गया भारत गिरने से। तो दुनिया की इकोनॉमी जो डाउन होने वाली थी, वो भारत और रशिया की भी जो तेल को लेकर जो खरीदी हो रही है, उससे दुनिया की इकोनॉमी ढहने से बची। ये मैं यही तो बोल रहा हूँ, भारत की जो सनातन संस्कृति है, इस सनातन संस्कृति का ये चमत्कार है कि आज जो मोदी प्लानिंग जो कर रहे हैं, ये प्लानिंग की वो सनातन की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है कि हमारे पास भी हम दूसरे को भी खिलाएंगे। आज भारत में जितना विपक्ष है वो तेल पर ही पागल हो जाता है, पेट्रोल के भाव कम नहीं हो रहे, सस्ता खरीद रहे हो, कम क्यों नहीं कर रहे। अरे देश की भी आने वाले समय में इकोनॉमिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। ये तो मुहाने पे खड़ा हुआ है, उसमें पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उसके लिए भारत ने अपनी व्यवस्थाएं भी मजबूत कर ली। तो साथ ही जो देश परेशान होंगे या जो देश अभी आर्थिक रूप से तंगी में कोरोना के बाद गुजरे थे और जो बड़ी संघर्ष कर रहे थे, उनकी स्थिति में भी सुधार। तो आज भारत को पूरी दुनिया हाथों हाथ क्यों ले रही है, उसके पीछे कारण ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पे चल रहे हैं। हमने छोटी मछली को खाने की कोशिश नहीं की, हमने तो पाकिस्तान बांग्लादेश को पालने की कोशिश की, श्रीलंका को पालने की कोशिश की, नेपाल को पालने की कोशिश की, लेकिन अब इनको चीन की गोदी में बैठकर भी डंडे खाना हो तो अब कोई क्या। अच्छा, इसको अमेरिका को क्या ऐसा लगता है कि अब ये भारत जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है यही हमें डिफीट दे सकता है, इसलिए इसको अभी से रोको? हाँ, ये तो हर व्यक्ति का रहता है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, राजनीति में भी ऐसी होता है कि जो छोटे प्यादे होते हैं आगे बढ़ने वाले को रोका जाता है, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन ये नेगेटिव महामानव का लक्षण है, जैसे रावण का लक्षण था, मुझे पूजो, कर्ण का लक्षण, कंस का मुझे पूजो, लेकिन कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण ने कहा हर व्यक्ति कृष्ण है। मतलब वो जो भारतीय संस्कृति है, हम हर व्यक्ति को भगवान देखते हैं, और ये जो है महामानव, ये अपने आप को पुजवाते हैं। इसलिए राक्षसी संस्कृति का अंत होता है और जो देव संस्कृति इसका उदय होता है। तो अब जो देव संस्कृति इसका उदय होने वाला है, और राक्षसी संस्कृति चाहे अमेरिका की हो, चाहे चीन की हो, और चाहे अन्य देशों की हो, वो अब सब नष्ट होने वाली है। और इसीलिए संकेत है भारतीय समय के अनुसार अब आने वाला 2028 से 30-32 का समय है, वो भारतीय सनातन संस्कृति उदय का समय है, वैसे ही उदय हुआ। तो ये बात आपने आचार्य जी बहुत
बड़ी बात कही और बड़े पॉजिटिव नोट पर इस चर्चा को आपने समाप्त किया कि भारत का आने वाला समय भारत का है और जो एक नया दुनिया जो है भारत के स्वरूप को देखेगी। तो एक बहुत बड़ी आपने भविष्यवाणी की आचार्य जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि ऐसी आशाजनक बातों का इस दौर में इसलिए महत्व है कि जब पूरे डिप्रेशन की दिशा में लोग ले जा रहे हैं, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो भारत के लोग ही चिल्लाने लग गए, अरे भैया मर गए और इकोनॉमी डूब जाएगी और बेरोजगारी फैल जाएगी। ऐसे में आपकी बातें बड़ी आशा और उत्साह जगाती हैं। निश्चित तौर पर ये देश के लिए बहुत उत्साहजनक खबर है। तो आचार्य जी, आपका इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का भी जो पूरी दुनिया से हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वो बटन जो आपको बार बार कहने की ज़रूरत पड़ती है, बेल आइकॉन, उसको दबाते रहें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।